बैटिंग, गैम्बलिंग, सट्टा और जुआ। क्रिकेट में फिक्सिंग को कई सारे नाम दिए गए हैं, मगर इन सब का मकसद सिर्फ एक होता है, धोखा। मतलब फैंस को वो दिखाना जो दरअसल रियल नहीं, फेक होता है, या फिर यूं कह लो कि एक्टिंग जीत की कोशिश में हार की। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हम पैसे या ट्रीट देकर मुखालिफ टीम के किसी एक खिलाड़ी को खरीद लिया करते थे, या फिर अंपायर को। सही कह रहा हूं ना? क्रिकेट में भी फिक्सिंग की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई थी, क्योंकि शुरुआत से ही इस जेंटलमैन गेम में एक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट सब था, मगर पैसे की कमी थी जनाब। और यही चीज खिलाड़ियों को फिक्सिंग की तरफ ले आती थी। एक ही मैच में रातों रात अमीर होने का ख्वाब इनसे फिक्सिंग करवा देता था, और ऐसे क्रिकेट की तारीख के इस डार्क साइड की शुरुआत हुई थी। आज की वीडियो में हम आपको क्रिकेट की तारीख के सभी मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स की सच्चाई दिखाने वाले हैं जनाब। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई वैसे तो क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की शुरुआत सदियों पहले ही हो गई थी, मगर फिक्सिंग का पहला स्कैंडल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के 1981 में होने वाले टेस्ट मैच में सामने आया था, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम के 400 रन के सामने इंग्लिश टीम 174 के रन पर आउट हो गई थी, और दूसरी इनिंग में भी 135 के स्कोर पर इंग्लैंड के 7 विकेट गिर गए थे। और इसी पॉइंट पर ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर रॉडनी मार्श और डेनिस लिली अपनी टीम के खिलाफ बैटिंग लगाते हैं जनाब। मतलब इनका टारगेट होता है इंग्लैंड टीम को मैच जितवाना। तो फिर क्या जनाब, लैन बोथम 149 और बॉब विलियम 43 रन की बारी खेलते हैं, और इंग्लैंड की टीम एक विकेट से वो मैच जीत जाती है। कुछ अरसा बाद ये स्टोरी खुलती है तो पता चलता है कि डेनिस लिली और मार्श ने $7500 में ये मैच फिक्स किया था, मगर इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक 12 साल बाद 1993 में दूसरा फिक्सिंग स्कैंडल सामने आता है, जब ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन एनल बॉर्डर पाकिस्तानी कैप्टन मुश्ताक मोहम्मद पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने टेस्ट हारने के लिए $1 मिलियन ऑफर किया था। और ये बात एनल बॉर्डर ने अपनी किताब इनसाइड आउट में भी लिखी थी। 1996 ही वो साल था जब इंडियन बोकी मुकेश गुप्ता की मुलाकात अफ्रीकी कैप्टन हंसी क्रोनिया और मोहम्मद अजरुद्दीन से पहली बार हुई थी। और कौन जानता था कि ये तीनों मिलकर अगले कुछ सालों में क्या धूम मचाने वाले हैं। इस मुलाकात की भनक इस वक्त के इंडियन टीम के मैनेजर सुनील देव को भी लग गई थी जनाब, और सुनील ने जुडिशनल इंक्वायरी की मांग भी कर डाली थी, मगर कोई भी खास सबूत ना हाथ लगने की वजह से फिक्सिंग साबित नहीं हो पाई थी। लेकिन अगले ही साल 1997 में इंडियन बॉलर मनोज प्रभाकर ने बताया कि इन्हें भी श्रीलंका के खिलाफ एक वाइट बॉल डालने पर 25 लाख की ऑफर की गई थी। मतलब 90s के आखिर तक क्रिकेट में बुकीज का राज चल रहा था जनाब। एक साल बाद 1998 में पाकिस्तानी बॉलर अताउर रहमान ने इल्जाम लगाया कि वसीम अकरम ने इन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरा परफॉर्म करने पर 3 लाख ऑफर किया था, जिसके बदले में वसीम अकरम को फौरी पाकिस्तान की कप्तानी से तो हटा दिया गया था, मगर कोई खास पनिशमेंट नहीं दी गई थी। और इसी साल कुछ ऐसे ही इल्जाम राशिद लतीफ ने भी वसीम अकरम और सलीम मलिक पर लगाए थे, लेकिन अभी तक बात सिर्फ इल्जामात पर थी। मतलब किसी भी खिलाड़ी को कोई खास सजा नहीं सुनाई गई थी। 1998 में पहली बार फिक्सिंग के स्कैंडल में किसी खिलाड़ी को लाइफ टाइम बैन किया गया था, और ये कारनामा सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने किया था, जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शीन वॉर्न और माकवा ने पाकिस्तानी कैप्टन सलीम मलिक पर $50,000 की ऑफर में मैच हारने का इल्जाम लगाया था। तो पीसीबी की तरफ से बनाए गए पैनल ने इन एलिगेशन की वजह से सलीम मलिक को लाइफ टाइम बैन कर दिया था, और ये पहली बार हुआ था कि क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को फिक्सिंग की इतनी बड़ी सजा दी गई हो। इसके कुछ ही अरसा बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शीन वॉर्न और माकवा पर भी बैन लगाया गया, क्योंकि इन दोनों ने $11,000 लेकर इंडियन बुकी को मैच से पहले ही पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट दे दी थी। फिर आता है 2000 का वो साल जब क्रिकेट में फिक्सिंग का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें रेनबो नेशन के हीरो हंसी क्रोनिया और इंडियन हीरो मोहम्मद अजरुद्दीन मोहरा साबित हुए थे। इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाला आखिरी टेस्ट मैच $2,50,000 में फिक्स किया गया था, जिसमें हंसी क्रोनिया, हर्षल गिब्स, मोहम्मद अजरुद्दीन और अजय जडेजा समेत कई खिलाड़ी भी शामिल थे। दरअसल ये मैच साउथ अफ्रीका को जीतना था, और वो भी सिर्फ 3 दिन और 250 से कम टारगेट के साथ। पहली इनिंग में इंडियन टीम 225 रन का टारगेट देती है, और अफ्रीकी टीम 176 के स्कोर पर आउट हो जाती है। दूसरी इनिंग में इंडियन टीम बहुत बुरा खेलती है, जैसे कि बुकीज के साथ डील हुई थी, और इंडियन टीम सिर्फ 113 रन ही बना पाती है, और जवाब में अफ्रीकी टीम 163 का टारगेट चेस कर लेती है, और अफ्रीका वो मैच जीत जाता है। मगर 7 अप्रैल 2000 को दिल्ली पुलिस ने बुकीज हंसी क्रोनिया और मोहम्मद अजरुद्दीन के दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन की वो ऑडियो हासिल कर ली थी, जिसने फिक्सिंग का सारा स्कैंडल खोल के रख दिया था। खैर शुरू में तो हंसी क्रोनिया ने अपनी गलती एडमिट की, और ना ही अजरुद्दीन ने, लेकिन हर्षल गिब्स ने बता दिया कि इन्हें 20 से कम स्कोर बनाने पर क्रोनिया की तरफ से $15,000 की ऑफर हुई थी।
जिसके कुछ ही अर्सा बाद हंसी क्रोनिया ने भी फिक्सिंग का एतराफ किया और 1996 से की गई अपनी सभी फिक्सिंग का कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया जनाब। इस फिक्सिंग स्कैंडल में टोटल 6 खिलाड़ियों पर बैन लगाया गया, जिसमें हंसी क्रोनिया और मोहम्मद अजहरुद्दीन को तो लाइफ टाइम के लिए ही बैन कर दिया गया। 2004 में एक बार फिर बड़ा स्कैंडल सामने आया जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मारवन अतापतु के रूम से $3 मिलियन मिले, लेकिन कोई खास सबूत ना मिलने की वजह से अतापतु फिक्सिंग के इल्जाम से बच गए। फिर आता है 2007 का वो वर्ल्ड कप जिसमें एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी सारी कड़ियां मैच फिक्सिंग की तरफ ही इशारा करती हैं। जैसे कि पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही आयरलैंड के हाथों हार जाती है और ऊपर से पाकिस्तानी कोच बाबा उमर की मौत भी हो जाती है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये मैच भी फिक्स था, लेकिन आज तक कोई भी इस राज से पर्दा नहीं उठा सका। 2008 में वेस्ट इंडियन बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल को इंडियन बुकीज को इन्फॉर्मेशन देने के इल्जाम में 2 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। और फिर 2010 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे एक टेस्ट मैच में एक और बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल सामने आता है, जब मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ मैच के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नो बॉल डालते हैं। दरअसल ये आमिर आसिफ और सलमान बट की मजर मजीद नामी बुकी के साथ नो बॉल डालने की फिक्सिंग डील होती है और मजर मजीद ये डील बाकी बुकी के साथ शेयर करते हैं। कुछ ऐसे ही ये फिक्सिंग का भांडा भी फूट जाता है जनाब और इन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ पर 5 साल जबकि सलमान बट पर 10 साल का बैन लगा दिया जाता है। 2012 में पाकिस्तानी स्पिन बॉलर दानिश कनेरिया को भी फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से लाइफ टाइम बैन कर दिया जाता है। फिर आता है 2013 का वो साल जब आईपीएल के चमकते चांद पर भी फिक्सिंग का धब्बा लग जाता है और श्रीशांत समेत कई खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाता है। इस फिक्सिंग की असल कहानी तो तब खुलती है जब श्रीशांत अपने टॉवल से बुकीज को इशारा करते हैं और इनका ये इशारा इन्हें बहुत महंगा पड़ जाता है जनाब। इसी फिक्सिंग में पकड़े जाने वाला एक बुकी बीपीएल में भी फिक्सिंग का इंकशाफ करता है, जिसके बाद बांग्लादेशी बल्लेबाज मोहम्मद अशरफुल पर भी बैन लगा दिया जाता है। 2017 के पीएसएल में पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार माने जाने वाले ओपनर बल्लेबाज शजील खान और खालिद लतीफ दोनों को फिक्सिंग के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया जाता है। शजील खान 2 मिलियन रुपीस के बदले पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 2 डॉट बॉल्स खेलने का इतराफ करते हैं और इन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। और खालिद लतीफ इस सारी फिक्सिंग में डील करवाने वाले मोहरा साबित होते हैं। इनके साथ मोहम्मद इरफान को 1 साल और मोहम्मद नवाज को भी 2 माह के लिए बैन किया जाता है। वैसे इनके बाद उमर अकमल पर भी मैच फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से 3 साल का बैन लगाया गया था और यही क्रिकेट की तारीख का आखिरी सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग स्कैंडल था। फिक्सिंग के अगेंस्ट लगाई जाने वाली बैन्स की वजह से अब क्रिकेट में फिक्सिंग काफी हद तक कम हो चुकी है जनाब, लेकिन क्रिकेट पर लगाई जाने वाली बैटिंग और गैम्बलिंग लीगल होने की वजह से बुकीज फिक्सिंग का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। वैसे अगर आपको भी लगता है कि क्रिकेट में फिक्सिंग की वजह बैटिंग का लीगल होना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।